हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th और 12th दोनों का हिंदी व्याकरण का क्लास, इसमें पूरा व्याकरण कवर हो जाएगा। इसमें वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक वाइज इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए, हिंदी व्याकरण महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा भाषा। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि क्या है? संस्कृत, देवनागरी, रोमन, चीनी। तो हिंदी का भाषा जो होता है यानी कि लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। देखिए अगला प्रश्न है, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि होगी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? तो ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो फारसी आपका होता है वो दायां से बायां की ओर लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि क्या है? तो अक्षरात्मक, ठीक है। और रोमन लिपि तो वर्णात्मक होता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन लिपि कौन है? तो प्राचीन जो है वो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। अब देखेंगे अगला टॉपिक वर्ण से अब क्वेश्चन देखेंगे। तो वर्ण में पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में हर्ष वर्ण कितने हैं? तो 4 है। अब बोला है कि अ का उच्चारण स्थान है तो कंठ है। र तथा री का उच्चारण स्थान तो मूर्धा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो ह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो ख। अगला प्रश्न है, हिंदी में अंतस्वत वर्ण की संख्या कितनी है? तो 4। अगला प्रश्न है, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो व्यंजन वर्ण। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? तो च। स का उच्चारण स्थान तो तालु से है। बड़ी ई का उच्चारण स्थान तो तालु से है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, ल का उच्चारण स्थान तो दंत से है। अब देखिए, अब अगला टॉपिक आपका रहेगा संज्ञा, ठीक है। संज्ञा से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक। कह रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो विवेकानंद। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो तेल हो जाएगा। जो बहने की अवस्था में होता है वो द्रव कहलाता है, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है? तो सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो ताजमहल नाम है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो आगरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो वह, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द है तो भाववाचक संज्ञा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है तो संज्ञा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा नहीं है तो मिठाई आपका भाववाचक नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यमुना। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा है तो लड़का। अगला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार
बोधक शब्द को देखिए अगला प्रश्न है वस्तु स्थान भाव या विचार के बोध शब्द को कहते हैं तो संज्ञा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है तो आगरा नहीं है, सॉरी नहीं है तो आगरा हो जाएगा क्योंकि आगरा नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है अर्ध के विचार से संज्ञा के प्रकार तो 6 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है तो आपका शहर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है तो भाववाचक। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो आदमी। भाववाचक संज्ञा बनाए तो लड़का है तो लड़कपन हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृद्ध का भाववाचक होगा तो वार्धक्य होगा। अगला प्रश्न है बुढ़ापे भी एक प्रकार की अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताएं। इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा तो लाघव हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए। ठीक है तो लाघव। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो आपका यमुना होगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक होगा। अगला प्रश्न कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो सुंदर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है तो परिवार। अगला प्रश्न है सचित्रता किस मूल शब्द से बना है तो चरित्र से बना है। अगला प्रश्न है नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है तो जातिवाचक। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावा कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है तो मिठास होगा। अगला प्रश्न है टिकना शब्द का भाववाचक तो टिकाऊ होगा। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द संज्ञा है तो क्रोध। अगला प्रश्न है निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है तो हिमालय। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा बताएं तो लड़का। अगला प्रश्न है सोना शब्द का भाववाचक होगा तो शयन। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है कौन सी संज्ञा है तो शत्रुता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो ये सभी पूजा भूल चुनाव ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है तो प्रांत प्रांतिक। अगला प्रश्न है पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं तो व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी तो समस्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो व्यक्तिवाचक जो होता है आदमी नहीं। अगला प्रश्न है मिठास शब्द तो मिठास शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है गांधी जी को हमेशा राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा।
इसके बाद अगला टॉपिक लिंग से है, ठीक है। तो लिंग में पहला क्वेश्चन है, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो देखिए माली, मालिन, यही आपका शुद्ध है। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग। तो सूर्या होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो संज्ञा के आधार पर। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो रचयिता, रचयित्री। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपका परिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कपट। अगला प्रश्न है, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो सम्राट और सम्राज्ञी। अगला प्रश्न है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो नेता। अगला प्रश्न है, बाल का स्त्रीलिंग। तो बाला। निम्न में देखिए अगला प्रश्न है, लिंग के अनुसार, यहाँ पर गलती दिया है, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर होगा राक्षस, राक्षसी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुंदर का स्त्रीलिंग। तो सुंदरता। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपका पुनिंदा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो शिक्षक, शिक्षिका, आपका ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, इसे बताएं। तो बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, गिधड़ का स्त्रीलिंग क्या है। तो गिधड़ी। स्त्रीलिंग शब्द बताएं। तो कुटिया। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो अध्यापक। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्थापना। देवर का स्त्रीलिंग होगा। तो देवरानी। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो आपका पक्षी। कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवित्री। स्त्री का स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो शराब। शराब जो हो स्त्रीलिंग है। लिंग का दृष्टि से दही क्या है। तो पुल्लिंग। सोन नदी क्या है। तो पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो मृत्यु। हार शब्द क्या है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। हार शब्द जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। अगला प्रश्न है, प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा। तो प्रियतमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है। तो ग्रंथ। पद नाम होते हैं। तो पुल्लिंग। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग। तो मादा मगरमच्छ। ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा। तो ठकुराइन। गायक, गायक का स्त्रीलिंग। तो गायिका। अब आपका टॉपिक वचन, वचन है, उससे अब प्रश्न है। देखिए वचन में पहला प्रश्न है, भारतीय का बहुवचन होगा। तो भारतीयों। आंसू का बहुवचन। तो आंसुओं। हमेशा बहुवचन होता है। तो प्राण। शुद्ध वचन है। तो बालक। कौन सा शब्द बहुवचन है। तो लड़के। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो किताबें। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। तो 2 प्रकार के। कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन के उपयुक्त होता है। तो प्राण। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो लोग। अगला
अगला प्रश्न है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो वर्षा। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो होश। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो लड़के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो जनता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो समाचार। हर एक शब्द का प्रयोग होता है तो एक वचन में। अब अगला आपका टॉपिक रहेगा कारक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक में पहला क्वेश्चन है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं? तो 8। किस वाक्य में आपदा कारक है? तो हिमालय से गंगा निकलती है। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारण की विभक्ति है? तो संप्रदान। अगला प्रश्न है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारण की विभक्ति है? तो करण। मेरी माँ से चली नहीं जाता, रेखांकित कारण का नाम बताएं। तो करण कारक। अगला प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो आपदान। अगला प्रश्न है, रामा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारण का चिन्ह है? तो आपदान। अगला प्रश्न है, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारण का नाम बताएं। तो कर्म कारक। अगला प्रश्न है, घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपादान। अगला प्रश्न है, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किसका कारक चिन्ह है? तो अधिकरण। बच्चे ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारण का नाम बताएं। तो कर्म कारक। अगला प्रश्न है, चरपाई पर भाई बहन बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक है? तो अधिकरण। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो संप्रदान। दादी बच्चे को बुला रही है, रेखांकित कारण का नाम बताएं। कारक का नाम बताएं। तो कर्म कारक। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो अधिकरण। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है। तो संप्रदान कारक। लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारण का नाम बताएं। तो आपदान कारक। अगला प्रश्न है, इनमें से आपदान कारक की विधियां क्या है? तो से। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न ... 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो के। अगला प्रश्न है, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो अधिकारक। अगला प्रश्न है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। तो आपादान। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। तो मेरा। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो संबंध कारक। अब आपका टॉपिक रहेगा सर्वनाम। ठीक है, तो
चलिए सर्वनाम में पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। दोनों और प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है तो किसी ने। निश्चय सर्वनाम कौन सा है? तो यह। पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चय वाचक संज्ञा। इनमें से अनिश्चित वाक्य सर्वनाम कौन सा है? तो कोई। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है तो जिनको। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, तो जो। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है तो जिनको। निम्नलिखित में सर्वनाम है तो वह। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के भेद। तो संबंधवाचक। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आप भला तो जग भला। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है तो उनकी। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है तो निश्चयवाचक। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है? तो अनिश्चित सर्वनाम। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है तो जिनको। अगला प्रश्न है, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें? तो उन्हें। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? तो हम, तुम, वे, मैं। निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है तो राम। यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक। मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो मैं। अगला प्रश्न है, बाहर में कोई रो रहा है, मैं कौन सा सर्वनाम है? तो कोई। आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुष सर्वनाम। यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम। आपने क्या खाया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक। ये ग्रामर जो हिंदी व्याकरण 10th और 12th के लिए है, ठीक है। चलिए अगला पोर्शन भी देख लेते हैं। विशेषण, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, इसमें से विशेषण है तो थोड़ा। आदर का विशेषण होगा तो आदरणीय। आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है तो प्रविशेषण। कौन सा शब्द विशेषण है? तो निपट।
संस्कृति का विशेषण, तो सांस्कृतिक। यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है, तो सर्वनाम विशेषण। गुणवाचक विशेषण है, तो अच्छा। परिणामवाचक विशेषण, तो थोड़ा सा। निम्न में से विशेषण चुनिए, तो थोड़ा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का उदाहरण, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो अनिश्चय वाचक संज्ञा। कौन सा लड़का आया, रेखांकित शब्द का विशेषण बताएं, तो सर्वनामिक। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण की। अगला प्रश्न है, उत्कर्षण का विशेषण क्या होगा, तो उत्कृष्ट। अगला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो आलसी। अगला प्रश्न है, 15 दाल में थोड़ा सा नमक। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो, रेखांकित शब्द का विशेषण बताएं, तो अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो सच्चा। निम्नलिखित में विशेषण है, तो आकर्षक। मुझे 50 रुपया दीजिए, इसमें विशेषण बताना है, तो संख्यात्मक विशेषण। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानवीय। इनमें से गुणवाचक विशेषण, तो नया। गहरी हरी पैंट मत पहनो, रेखांकित में विशेषण बताएं, तो प्रविशेषण। प्रविशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो निपट। पशु शब्द का विशेषण, तो पशु आपका हो जाएगा पशविक। वह बहुत तेज बालक है, रेखांकित शब्द का विशेषण, तो प्रविशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो फुनफेरा। अगला प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो 4। अगला प्रश्न है, सभी में बीसीओ लोग हैं, इसमें विशेषण का, तो अनिश्चय वाचक संख्यात्मक विशेषण। अनिश्चित संख्यात्मक संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, गहरी लाल साड़ी पहनो, इसमें विशेषण बताएं, तो प्रविशेषण। अगला प्रश्न है, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, तो परिणाम वाचक विशेषण। शिव का विशेषण क्या है, तो शैव। दिव्यता बहुत तेज लड़की है, इसमें विशेषण बताना है, तो प्रविशेषण। पश्चिमी शब्दों से कौन से विशेषण का बोध होता है, तो गुणवाचक विशेषण। किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है, तो इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। ठीक है, अगले वीडियो में क्रिया और उपसर्ग, चलिए क्रिया भी इसमें क्लियर कर देते हैं। देखिए क्रिया, इसमें पहला प्रश्न है, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, तो कृदंत क्रिया। अगला प्रश्न, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता, तो रंजक क्रिया।
धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? तो द्विप्रेक्षणात्मक क्रिया। अगला प्रश्न है धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? तो प्रथम। अगला प्रश्न है आयुषु रोते रोते सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो असमापिक क्रिया। अगला प्रश्न है वर्तमान काल के कितने प्रकार है? तो 5। कृदंत क्रिया कितने भेद है? तो 4। मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो पूराकालीन। भाव सूचक क्रिया में कितने भेद होते हैं? तो 5। किताब रख कर चले जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अज्ञात सूचक क्रिया। कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2। अगला प्रश्न है सकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं? 3। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया। क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं ये सभी। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कर्मक। क्रिया मूल किसे कहते हैं? तो धातु को। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो झुलाना। क्रिया बनाने के लिए धातु में कौन जोड़ा जाता है? तो ना। भविष्य काल के कितने प्रकार है? तो 2। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिनकी क्रियाकर्ता लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? हाथी सोती है। मूल धातु का प्रयोग अज्ञात रूप में किसके साथ किया जाता है? तुम। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो गेहूं पीस रहा है। अगला प्रश्न है मूल धातु होती है तो स्वतंत्र। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ज्योति रोती। नाम धातु में किस प्रत्यय का योग होता है? तो ना। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है, अकर्मक। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं? तो नाम धातु। वह घर पर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में किस क्रिया का उदाहरण है? तो पूर्वकालीन क्रिया। संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द के बाद जब 2 अलग अलग धातु आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो सम्मिश्र धातु। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो पिघलना। ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनती है उन्हें क्या कहते हैं? तो अनुकरणात्मक धातु। मूलभूत कितने प्रकार के होते हैं? तो 6। जहाँ क्रिया में क्रम की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य तो राजू दास रोता रहता है। अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं तो 2। जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी? तो प्रेरणात्मक क्रिया। बच्चे खेलते खेलते थक गए, इस वाक्य में तो आपका राइट आंसर भी होगा।